नमस्कार, आओ हिंदी पढ़े में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 1 में हमने कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं कविता का सार और कवित्री का परिचय किया था। आइए अब हम इस वीडियो में निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया से। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। अब देखते हैं इनके शब्दार्थ। नंगी होना का यहाँ 3 अर्थ लिए जा रहे हैं। एक, कम कपड़े पहनना। दूसरा, मर्यादा तोड़ना। तीसरा, धरती को पेड़ पौधों से विहीन कर देना। आबो हवा, वातावरण, जलवायु। हडिया, आदिवासियों की एक प्रकार की शराब। संथाल परगना, झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र। माटी, मिट्टी। झारखंडीपन, झारखंड के लोगों का स्वभाव। ठंडी होती धीमी पड़ती दिनचर्या, दैनिक जीवन में होने वाली गतिविधियां। हरापन, हरियाली रंग, खुशी का प्रतीक है यहाँ पर। अक्खड़पन, बेरुखी या रुखाई। जुझारूपन, संघर्ष करने का स्वभाव यानी संघर्षशीलता। आइए अब हम कविता की व्याख्या देखते हैं। इस पद्यांश में कवित्री आदिवासी लोगों की जीवन शैली एवं अपने परिवेश, प्रकृति व संस्कृति को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करते हुए अपने लोगों को समझाते हुए कहती हैं कि हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की निर्जलता, शर्म और हया को तिलांजलि देकर नंगी होती जा रही हैं। अर्थात हमारी आदिवासी क्षेत्र में अब शहरीकरण आ गया है। अब वे शहरी लोगों की मान मर्यादा, उनके रहन सहन, उनके वातावरण को अपना रही हैं। इन बस्तियों को बचाने के लिए हमें इन्हें शहरी वातावरण एवं प्रभाव से बचाना होगा। यहाँ तन को ढकने की अपेक्षा तन को दिखाने की होड़ लगी हुई है। लोगों के तन में की तरह धरती पर भी नंगी होती जा रही है। अर्थात पेड़ों को काटा जा रहा है क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण धरती को पेड़ों से विहीन किया जा रहा है। शहरी आबो हवा के कारण यहाँ के लोग नशे की हालत में बढ़ते जा रहे हैं और झारखंडी की धरती के निवासी नशे की लत के अत्यधिक शिकार होकर मादक पेय पदार्थ हडिया में डूबते जा रहे हैं। अर्थात अब वे शराब में इतने डूब चुके हैं कि अपना सब कुछ अस्तित्व भूलते जा रहे हैं। हमें उनके नशे की इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना होगा। कवित्री आग्रह करती है कि शर्म या लज्जा को बचाने के साथ साथ हमें लोगों को नशे की बढ़ती लत से भी बचाना होगा, वरना शहरी संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ के निवासी दूसरे बुरे मार्ग पर जाना शुरू कर देंगे, जिससे यहाँ का वातावरण दूषित हो जाएगा। आगे कवित्री कहती हैं कि झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव न हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। कहने का अर्थ ये है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट न हो। अर्थात उनकी भाषा में किसी भी प्रकार का शहरी बनावटीपन न आए, वे अपनी बोली में ही बातें करें। आगे कवित्री कहती है कि शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया। अर्थात वे आलसी हो गए हैं और सारा दिन ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके जीवन का उत्साह अर्थात जोश नष्ट हो गया है। कवित्री चाहती हैं कि यहाँ के लोगों के जीवन में से उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरसता, मधुरता आ जाए।
उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की अपेक्षा वही पहले जैसा भोलापन आज है जो उनमें पहले से ही विद्यमान था। उनके स्वभाव का खड़पन, संघर्षशीलता, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए सदा तत्पर रहना जैसे सभी गुण वापस लौट आए। ऐसे में ही वह अपने चरित्र को बनाए रखे और वे सक्षम हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि कवित्री चाहती है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, आदिवासियों की वो सभ्यता संस्कृति बनी रहे और लोगों के अंदर जो शहरीकरण आता जा रहा है वो समाप्त हो जाए और पहले की तरह ही वे जो हैं अपनी संस्कृति को बचा कर रखें। काव्य विशेषता देखते हैं कि इस काव्य में अपनी धरती, अपनी संस्कृति, अपने लोगों को बचाने की तड़प एवं ललक लेखिका में दिखाई दे रही है। नंगी होना त्रियामी अर्थ का व्यक्त करता है। कम कपड़े पहनना, मर्यादा तोड़ना, धरती को पेड़ों से विहीन कर देना। शहरी आबो हवा शहरी संस्कृति एवं कृत्रिम चकाचौंध की प्रतीक है। हडिया शब्द यहाँ सर्वनाश का प्रतीक है। देशी शराब के सेवन से लोगों का तन एवं मन, शरीर एवं आत्मा दोनों का सर्वनाश हो रहा है। इसके अलावा लेखिका ने ठंडी होती दिनचर्या, उमंग उल्लास से सुनने ठहरे हुए जीवन का प्रतीक कहा है। और कवित्री ने हिंदी शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। लोक प्रचलित छंद मुक्त होते हुए भी भाषा प्रभावमान है। इसमें से सरस एवं सहज भाषा का प्रयोग दर्शनीय है। अब अगला पद्यांश देखते हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। अब शब्दार्थ। आग उत्साह का प्रतीक है। गर्मी निर्मलता, पवित्रता, मौन चुप्पी या शांति, सौंधापन सुगंधित और लहलहाट लहलाना। अब कवित्री पद्यांश में कहती हैं कि संथाली समाज को संघर्ष करने की अपनी प्रवृत्ति, परिश्रम करने की अपनी आदत, अपने पारंपरिक हथियार जैसे धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार आदि को बचाना चाहिए, क्योंकि यह सभी प्रवृत्तियां ही उनके समाज की पहचान है। वह इस समाज से कहती हैं कि हमें अपने जंगलों को काटने से बचाना चाहिए ताकि ताज़ी हवा हमें मिलती रहे। नदियों को दूषित न करें, उनकी स्वच्छता को बनाए रखें। पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलाती फसलों को बचाना है। ये सब हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। हमें अपनी जीवन शैली को छोड़कर शहरी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अपनी ही जीवन शैली को अपना कर रखना चाहिए। कवित्री कहना चाहती हैं कि यहाँ का वातावरण अपने इसी रूप में विद्यमान रहे तथा वह समाज शहरी संस्कृति एवं परिवेश से प्रभावित न हो। अब काव्य की विशेषता। कवित्री ने यहाँ पर आदिवासी जनजीवन की सहजता को बनाए रखने की बात कही है। धनुष बाण, तीरों का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार और भीतर की आग, ये तीनों संथाली वासियों की स्वाभाविक स्फूर्ति, तेजस्विता और प्रचंडता को स्थल परगना की पहचान मानी जाती है। भीतर की आग वस्तुतः मन की तीव्र इच्छा और उमंग की द्योतक है। अब आगे पद्यांश देखते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। खिलखिलाहट, खुलकर हंसना, मुट्ठी भर, थोड़ा सा एकांत, अकेलापन, विश्वास, दूसरों पर विश्वास न करना। अब पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। कवित्री कहती हैं कि समाज की संस्कृति व परिवेश के स्वरूप में अंतर आ चुका है।
आबादी के विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होना आवश्यक है। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचा कर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाहट कर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, रोने के लिए थोड़ा सा एकांत यानी अकेलापन चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी घास था, बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सब की प्राप्ति के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। आगे कवित्री कहती हैं कि आज चारों ओर अविश्वास तथा धोखाधड़ी का बोलबाला है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, अतः ऐसे माहौल में हमें लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगाना होगा। अच्छे काम संपन्न होने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें तथा थोड़े सपने को बचाने होंगे ताकि हमें अपनी कल्पना के अनुसार जीवन शैली निर्मित कर सके। अंत में कवित्री कहना चाहती कि हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए। तो यहाँ इस पद्यांश में कवित्री ने लोगों में विश्वास की बात कही कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। अंत में आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब हमारे पास। तो कवित्री इस पद्यांश में लोगों को जागृत करते हुए कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी जीवन मूल्यों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज कृत्रिम जीवन शैली के इस दौर में भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए है। जो हमें बचाना है उसकी रक्षा करनी होगी और अपनी बहुमूल्य संस्कृति एवं सभ्यता को पुनः स्थापित करना होगा। तो ये था कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं कविता की सप्रसंग व्याख्या है कि ये व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।